अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर तन से जुदा करने की धमकी के बाद चारुल अग्रवाल को दी पुलिस ने सुरक्षा। भाजपा नेता चारुल को फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद मिली थी धमकी। अलवर न्यूज ने पीडब्ल्यूडी के घटिया निर्माण के पोल खोल प्रशासन को किया सचेत, भविष्य में हो सकता है बड़ा हादसा। गोवंश में लंपी ड्यूटीज को लेकर विधानसभा का किया घेराव में पहुंचे अलवर से सभी कार्यकर्ता। टपुकड़ा में डिलीवरी के बदले सुविधा शुल्क लेने की सीएमएचओ को दी जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। राज अंबर एनसीसी अलवर की ओर से सभी संस्थानों के एनसीसी का प्रशिक्षण में चयनित होने वाले एनसीसी कंडक्ट 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे। यह जानकारी एनसीसी अधिकारी रामनिवास ने दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सबसे पहले बानसूर पीजी कॉलेज में उनका प्रशिक्षण होगा, जिसमें अलवर सहित भरतपुर के एनसीसी कंडक्ट भाग लेंगे। उसके बाद सेंटर कोटा में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद डायरेक्टर लेवल पर जयपुर में इनकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में चयन होने वाले एनसीसी कंडक्ट राजस्थान का नेतृत्व करते हुए दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित होने वाली परेड में भाग लेंगे। जी सर, आज हमने अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जूनियर और सिविल डिवीजन के बच्चों को बुलाया है, कैडेट्स को बुलाया है और जिनका हम अभी सिलेक्शन कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। ये परेड जैसे आप जानते हैं 26 जनवरी को होती है, जिसमें एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन्हीं कैडेट्स का अभी हम सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में हम अपने इनमें कैंप में इनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। इस कैंप के बाद में उनका प्री आरडीसी कैंप होता है ग्रुप लेवल पे, और उसके बाद में डायरेक्टरेट लेवल पे जो जयपुर में है, वहां पे कैंपों से में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इनका आगे चयन किया जाएगा। और जो फाइनल जिन बच्चों का चयन हो जाएगा वो राजस्थान डायरेक्टरेट की तरफ से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के अवसर पर दिल्ली में परेड में हिस्सा लेंगे। कितने चरण में प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा? ये प्रथम चरण में हम अपने यूनिट लेवल पे प्रशिक्षण देंगे, जो 1 से लेकर 8 बांसुर पीजी कॉलेज के अंदर जो कैंप है उसी कैंप के अंदर हम प्रशिक्षण देंगे। इस कैंप में हमारे अलावा वनराज एएमई बटालियन और भरतपुर के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद में इन बच्चों का चयन करने के बाद में ये बच्चे प्री आरडीसी कैंप है जो कि कोटा में आयोजित किया जाएगा, उसमें हिस्सा लेंगे और उसके बाद में राजस्थान डायरेक्टरेट लेवल के कैंप में हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। भिवाड़ी पुलिस की स्पेशल टीम ने बलात्कार के आरोप में करीब 4 साल से फरार चल रहे आरोपी वासिम अकबर को दस्तयाब किया। डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि 14 सितंबर 2018 को एक परिवादी ने मामला दर्ज करवाया कि 11 मई 2018 को वसीम अकरम द्वारा मेरी छोटी बहन जो नाबालिग है उसके साथ बलात्कार किया। इसी प्रकरण को पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। 19 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर थाना भिवाड़ी तृतीय के पोस्को एक्ट में 1000 रुपए का इनामी वसीम अकबर जयपुर से फरारी काट रहा है। डीएसटी टीम के साथ जयपुर पहुंचे, जहां से आरोपी वसीम अकबर को दस्तयाब कर आगे की कार्रवाई करने के लिए थाना भिवाड़ी फेज 3 को सुपुर्द किया गया। रामगढ़ कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पीसी कंबोडिया के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण के दौरान रामगढ़ युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष शौकत खान, भूतपूर्व सैनिक ठेकेदार जयराम मीणा, इंसाफ खान, छात्र नेता रामेश्वर सैनी, संदीप लोंगवाल, मुनफेद खान, मोनू सैनी, पवन सैनी, रवि चौहान, दिनेश कुमार, मनोज कुमार, खुशवीर, मोनू खान, दिनेश भलाई, शुभम राज, मोहित कुमार आदि महाविद्यालय के छात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पीसी कंबोडिया ने किए गए पौधारोपण के सभी पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी ली। साथ ही इनमें कोई भी बीमारी ना फैले, इसके लिए कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करने की बात कही। वैसे तो कॉलेज भवन दूसरी जगह बनाना है, लेकिन उसके बावजूद भी लगाए गए बड़े पौधे बड़े होकर छायादार वृक्ष बनेंगे, जो आम जन व छात्राओं सहित हर जगह का उपयोग करने वाले सभी को छाया व सुकून देंगे। अलवर में आज पौधारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। पर्यावरण सुधार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है और इन पौधों की देखरेख, उनमें दीमक न लगे इस बात के लिए दवाई इत्यादि छिड़की जाएगी और नियमित रूप से इनमें पानी भी दिया जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि ये पौधे भविष्य में आगे चल करके वृक्ष बने और इनमें फल आए और ये पर्यावरण में सुधार के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे के समीप टहला बाईपास पर स्थित अलवर जयपुर हाईवे पर पर्यावरण संरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए दिन रात अपशिष्ट पदार्थों को जलाकर वातावरण को दूषित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एनजीबीटी के अधिकारी भी वहां से गुजरते हैं, लेकिन सभी मौन है। आश्चर्यजनक यह है कि समीप ही क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय भी मौजूद है, लेकिन सभी अनदेखी कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण प्रेमियों द्वारा जिले के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राजगढ़ महिला मोर्चा मंडल राजगढ़ की ओर से लंपी वायरस से पीड़ित गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की और राजगढ़ नगरपालिका द्वारा आइसोलेशन किया गया गायों के लिए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी तेजराम मीणा ने मिलकर गायों की देखभाल के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करवाई गई। जिन गायों की हालत खराब है उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला महामंत्री प्रीति विजय, पद्मा गोयल, अध्यक्ष वंदना, मंडल महामंत्री गुंजन सैनी, पार्षद प्रीति विजय, सुनीता, किरण रीची, रश्मि विजय, संगीता चेयरवाल, कमलेश सैनी, पूजा, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, गौ सेवक संजय शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरतल रेलवे सुरक्षा बल के 38वें स्थापना दिवस पर खैरतल कस्बे में स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को रेलवे नियम व कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इंदिरा हैप्पी स्कूल के प्रवक्ता व निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि कार्यक्रम में आरपीएफ अलवर थानाधिकारी नीतू बैरागी ने विद्यार्थियों का रेलवे से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों को मौखिक रूप से पोस्टर बैनर के माध्यम से समझाया। इसके अलावा चैन पुलिंग, पत्थरबाजी, जहर खुरानी, बंद संपार फाटक को पार न करने, ट्रैक के आसपास सेल्फी न लेने, पायदान पर यात्रा न करने, चलती गाड़ी में उतरने व चढ़ने के बारे में समझाया और इनसे होने वाली असुविधाएं, कानूनी प्रक्रिया प्रावधानों की जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी के समय 139 टोल फ्री नंबर के बारे में समझाया। इस दौरान विद्यालय निदेशक पंकज खुराना, डॉक्टर ज्योति सहित आरपीएफ के अन्य अधिकारी व स्कूल स्टाफ कार्यक्रम में मौजूद रहा। निदेशक खुराना ने बताया कि कार्यक्रम के समापन पर सभी बच्चों ने अपने हाथ खड़े करके रेलवे नियमों की पालना व कार्यक्रम के दौरान दी गई जानकारियों को अपने जीवन में अपनाने तथा अपने परिचितों को भी इन नियमों से अवगत कराने की शपथ ली। भाजपा किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए भाजपा किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में अपने निजी वाहनों से विधानसभा घेराव के लिए जयपुर प्रदर्शन में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि गोवंश में फैल रही लंपी नामक बीमारी की रोकथाम से सरकार की विफलताओं के लिए किसान मोर्चा के 6 विधानसभाओं से पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष अपने निजी वाहनों से जयपुर विधानसभा घेराव में पहुंचे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, कमल भादव, जिला महामंत्री योगेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष भवर सिंह गौड़, प्रीतम हरसाना, राकेश यादव, मंडल अध्यक्ष फूल सिंह गुजर, बूटा सिंह, रामनिवास यादव, मुकेश जाटव, हरदीप सिंह जी, खेम प्रताप, जेपी गुजर, शेखर शर्मा, विजय सिंह सोलंकी सहित सैकड़ों किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य वाहन चालक व तकनीकी कर्मचारी संगठन के प्रदेश मंत्री प्रमोद कुमार सैनी, जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन कुमार सेन व वाहन चालकों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 11 सूत्रीय 1 ग्रेड पे 7वें आयोग से ग्रेड पी 2400 से 2800 को करने, वाहन चालक व तकनीकी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दुरुस्त करवाने, कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती व नए पदों को सृजन करने, ठेका प्रथा व
टैक्सी उपयोग बंद करने, नए वाहन खरीदने, जो कर्मचारी लंबे समय से वर्क चार्ज कर्मचारी वाहन चला रहे हैं उन पर पदोन्नति द्वारा वाहन चालकों बनवाने आदि की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश मंत्री प्रमोद कुमार सैनी, जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन कुमार सेन, ओम प्रकाश सोमवंशी, कोषाध्यक्ष, संगठन प्रचार मंत्री राजू सैनी, सदस्य महेंद्र सिंह, रामपत यादव, अजय सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर में भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल को धमकी भरा खत मिलने के बाद पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई। पुलिस अधीक्षक ने सादा वर्दी में एक पुलिस कर्मचारी को लगाया है, साथ ही सोसाइटी के प्राइवेट गार्ड को भी उनके गेट पर ड्यूटी पर लगा दिया। इसके अलावा बीट कांस्टेबल व पुलिस की गाड़ी नियमित रूप से गश्त करेगी। किसी भी व्यक्ति को जांच के बाद ही चारुल से मिलने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व भाजपा नेत्री चारुल को जान से मार देने की धमकी भरा खत मिला। इसमें 13 सितंबर को ज्ञानव्यापी मामले में कमेंट करने पर गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा व 25 सितंबर तक अंजाम भुगतने की बात लिखी हुई थी। चारुल अग्रवाल ने बताया कि धमकी मिलने के बाद से ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। पति ऑफिस में, बच्चे स्कूल नहीं गए। चारुल ने बताया पुलिस ने पहले मामले को गंभीरता से नहीं लिया, मीडिया में आने के बाद देर रात मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी लगाई गई। हमें जो लेटर धमकी भरा पत्र मिला था तो उसके बाद थानाधिकारी साहब आए थे। थानाधिकारी साहब ने उस मामले को थोड़ा सा लाइटली लिया था, ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन जब मीडिया में ये मामला चला, पूरा दोपहर भर शाम को जब ये मामला चला तो थोड़ा सा ये सख्ते में आए, थोड़ा सा इन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया। उसके बाद शाम को इन्होंने घर पर आए थे, फिर उन्होंने सारी जांच पड़ताल शुरू से स्टार्ट की और जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं सोसाइटी के उनको बुलाया और सारी जो सीसीटीवी की फुटेज हैं वो सारी ली गई हैं और रात को इन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट भी दर्ज की है। लेट नाइट इन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज की और इसके बाद आज तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं, नहीं पति ऑफिस भी नहीं गए, कोई कहीं नहीं गया, सब घर पर ही हैं। और आज भी इन्होंने कल रात से 2 लोग सिक्योरिटी के लगा रखे, एक तो सोसाइटी की सिक्योरिटी के गार्ड हैं, एक इन्होंने खुद से सिविल ड्रेस में एक गार्ड लगा रखा। आज सुबह भी थानाधिकारी साहब आए थे, उन्होंने एक अपने पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया है गेट के सामने और जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे मीडिया के लोग हों या हमसे मिलने के लिए लोग जो आ रहे हैं, उनसे पूछताछ करके उनकी जांच पड़ताल करके ही वो हमें अंदर भेज रहे हैं। और एफआईआर तो हमारी रात लिखी गई है। अलवर जिला कोर्ट परिसर में निर्माणाधीन रैंप का लेंटर लटक गया, उसके बाद भी निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। कमाल तो तब हो गया जब अधिकारियों को भी इसकी सूचना पहले से ही थी। दरअसल जिला कोर्ट परिसर में नीचे से ऊपर प्रथम मंजिल पर स्थित कोर्ट रूम में जाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक रैंप का लेंटर जारी किया था, जिसकी अनुमानित लागत करीब 7 लाख थी, जिसका ठेका नीरज कंस्ट्रक्शन कंपनी के 5.71 लाख में दिया गया। रैंप के निर्माण की अवधि 24 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 29 अगस्त 2022 को कंप्लीट करना था। रैंप बनाने का निर्धारित समय तो निकल ही चुका है, अब इसके घटिया निर्माण की भी पोल खुल गई। कोर्ट परिसर में आवाजाही लगातार बनी रहती है। काफी भीड़ वाली स्थिति में होने वाली अव्यवस्थाओं से बचने के लिए पीडब्ल्यूडी रैंप का निर्माण करवाया रहा है। निर्माणाधीन रैंप का लेंटर खुलने के बाद रैंप का बीच वाला हिस्सा झूल गया। वह पिलर जो खड़े किए गए थे उनमें दरारें नजर आने लगी, जिससे ठेकेदार ने आनन फानन में लीपापोती कर छुपाने का प्रयास किया। वह लेंटर के झूलने वाली जगह के नीचे बल्लियां लगा दी। इन सब के बाद भी निर्माणाधीन रैंप पर आम जनता की आवाजाही बनी रही। इस बारे में जब ठेकेदार से बात की तो वह सही करवाने की बात कहता रहा। उधर निर्माणाधीन रैंप पर टाइल लगाने का कार्य भी चलता रहा। टाइल लगवाने वाले मजदूर से जब अलवर न्यूज ने बात की तो पता चला कि उन्हें तो ठेकेदार ने जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए बोला है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता श्री राम मीणा ने बताया कि कल जांच के दौरान पता चला था कि लेंटर झूल गया, उसके लिए ठेकेदार को तोड़कर दोबारा बनवाने के लिए बोला गया। अगर वहां पर निर्माण कार्य चालू है तो उसे
ही तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए व रैंप पर होने वाली आवाजाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। देरी से निर्माण पर 10% की पेनल्टी का प्रावधान है और इस कार्य की अभी तक कोई भी राशि ठेकेदार को किसी भी रूप में नहीं दी गई। हमारे 7 लाख रुपए की आई थी टोटल, जिसमें हमने 571 का नीरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया है। इसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग 29/4 थी और एज पर एग्रीमेंट कंप्लीशन डेट थी 30/8। अभी ये काम रनिंग में है, अभी पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे थोड़ा डिले हो गया। तो अभी देखने को आया है कि इसकी जो है गुणवत्ता भी सही ढंग से नहीं है पूरी, और क्रैक भी हो गया है जगह जगह से। तो अब क्या किया नहीं, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि एक स्लैब है, उसमें थोड़ा क्रैक आया है सेंटर में, वो कुछ टेक्निकली फॉल्ट होने की वजह से आया है, तो उस स्लैब को हम दोबारा उसको डिसमेंटल करके दोबारा डलवाएंगे। अभी कॉन्ट्रैक्टर को अभी कोई पेमेंट हमने किया नहीं है और उसको अभी हम जल्दी कल परसों में ही उसको दोबारा डिसमेंटल करके दोबारा डालेंगे। जैसा कि टाइल्स वगैरह भी लग रही है वो सब बंद कर? नहीं, बिल्कुल मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, अभी कोई काम नहीं करेगा। और अभी वो अगर कर रहा है तो मैं अभी जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं। डीजे साहब के साथ मीटिंग भी है हमारी अभी थोड़ी, तो उसको मैंने कल ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था आगे काम नहीं करें। रैंप पर से लोगों की आवाजाही जिस तरह से हो रही है उससे आवाजाही को अभी बंद करा देते हैं, जिससे कोई हाँ कोई वो नहीं, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब लेंटर खुलने के बाद अधिकारियों को पता चल गया था, तब भी निर्माण कार्य पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? लटकते हुए लेंटर के नीचे लकड़ी की बल्लियां क्यों लगाई गई? रैंप के नीचे पिलर में आई दरारों पर लीपापोती क्यों की जा रही है? जानबूझकर कर रहे घटिया निर्माण पर ठेकेदारों को क्यों नहीं पाबंद किया गया? यदि इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदार इसकी भरपाई कैसे करते हैं? तो ये सवाल है जिनके जवाब अलवर की जनता पीडब्ल्यूडी से पूछ रही है। भारत विकास परिषद की ओर से शहर के सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में भारत को जानो विषय पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। भारत विकास परिषद के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि बच्चों में सांस्कृतिक का ज्ञान कराने व भारत में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर भारत विकास परिषद इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। वहीं आज शाखा स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बच्चे 9 अक्टूबर को प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर कुमकुम कपूर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद एक राजनीतिक सांस्कृतिक सेवाभावी संगठन है। ये संस्कार और सेवा के कार्य नियमित कर रहा है। हमारे संस्कार के जो कार्य हैं उसमें से एक भारत को जानो प्रतियोगिता भी है। भारत को जानो प्रतियोगिता का उद्देश्य ये है कि हमारे जो गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, हमारे भारत की गौरवशाली परंपराएं हैं, गौरवशाली संस्कृति है, उसके बारे में स्कूलों के विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करें। और उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत विकास परिषद की ओर से एक पुस्तक भारत को जानो छपवाई गई है, प्रकाशित की गई है और उसका मूल्य 50 रुपए रखा गया है। प्रति वर्ष करीब 5000 विद्यालयों से 50 लाख के करीब जो है विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और ये 3 चरणों में होती है, शाखा स्तर पर, उसके बाद प्रांतीय स्तर पर और उसके बाद रीजन और राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। ये शाखा स्तर पर कार्यक्रम है और 9 अक्टूबर को प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता जो है भिवाड़ी में आयोजित होगी। इसमें जो प्रथम जो टीम आएगी वो जो है भिवाड़ी में भाग लेगी। क्या नाम है? मैं डॉक्टर के गुप्ता, उत्तर पश्चिम रीजन संरक्षक, भारत विकास परिषद। विश्व हिंदू
परिषद प्रखंड भिवाड़ी ने गोवंश व नंदी के लिए दवा चिकित्सालय काली खोली में व्यवस्था की। इसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व बजरंग दल के कार्यकर्ता तन मन धन से गोवंश की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। गायों का चारा, सब्जी, दवाइयां, देखरेख इत्यादि कार्यों के लिए गाय नंदी को लाने का बंदोबस्त विश्व हिंदू परिषद अपने प्रयासों से कर रहा है। गो की आरती व हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री सोमदत्त शर्मा ने बताया कि बजरंग दल संयोजक सोनू गुर्जर, अध्यक्ष सतीश तंवर, इंदु त्यागी, उपमा ओझा, राजेंद्र बिधुड़ी, कोषाध्यक्ष पवन गर्ग, गो सेवक संदीप तंवर, राजकुमार गर्ग, अनिल गोड़, अमित गुप्ता, मुन्ना लाल बंसल, ललित दायमा आदि लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित एक सुपर स्टोर में अज्ञात चोर करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर ले गए। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में चोर बड़े ही इत्मीनान से चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। रात करीब 1 बजे चोर ने दुकान के मुख्य शटर के ताले को पेचकस की सहायता से तोड़ा। उसके बाद वह दुकान के अंदर गया और बड़ी ही इत्मीनान से 10 से 15 मिनट में गले में रखे करीब 2.5 लाख रुपए एक पॉलिथीन में रखे और वहां से फरार हो गया। यह पूरी वारदात दुकान के बाहर एवं अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर बाईपास पर स्थित न्यू गर्ग सुपर स्टोर के मालिक प्रियांशु ने बताया कि सोमवार रात को वह दुकान को अच्छे से बंद कर चले गए थे। रात करीब 1 बजे अज्ञात चोर आता है और दुकान के बाहर रखे तख्त को शटर के सामने खड़ा कर देता है ताकि दुकान का ताला तोड़ते समय किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद उसने 2 मिनट में ही शटर के बाहर लगे ताले को पेचकस की सहायता से तोड़ दिया और दुकान के अंदर जाकर 15 मिनट में ही गले में रखे करीब 2.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोर ने बड़े ही सफाई से चोरी को अंजाम दिया। मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। बड़े शातिराना अंदाज में दुकान के बाहर लगे शटर का ताला पेचकस से तोड़ दिया और अंदर दराज का ताला भी पेचकस से तोड़कर पैसे निकाल लिए। दुकान मालिक ने बताया कि चोरी करने के बाद दुकान का शटर पूरी रात खुला ही रहा। करीब 3:30 बजे मुख्य रोड से क्यूआरटी की गाड़ी भी निकल रही थी, लेकिन क्यूआरटी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां से चले गए। पुलिस ने भी मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। मेरा नाम प्रियांशु है, ये दुकान का मालिक है। रात को 1 बजे करीब चोर आया था। पहले ये वाला ताला तोड़ा, उसके बाद 15-20 मिनट का गैप लिया। उसके बाद दोनों तखत, ये तखत देख रहे हो, यहाँ पर खड़े कर दिए गए। उसके बाद ये वाला ताला तोड़ा, फिर पूरा शटर उठाया, फिर ये गेट खोला, लाइट चलाई और अंदर से काउंटर के यहाँ पर 4-5 दराजें चेक करी। तो जो गले की दराज थी उसका लॉक तोड़ा। तो फिर वहाँ पन्नी पड़ी थी, 2.5 लाख रुपए करीब थे, सारे भर के। सिक्के की कटोरी थी, वो भी भर के सारी रफू चक्कर हो गए। पूरी रात शटर खुला रहा है, ताले यहाँ पड़े रहे हैं, 2 तखत यहाँ खड़े रहे हैं और लाइट चलती रही है। रात को 3, 3:30, 4 बजे करीब चाय वाले ने बताया कि क्यूआरटी की जिप्सी आई थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं। फिर सुबह जब मैं 8 बजे दुकान आया तो मैंने देखा सब कोई। टोटल कितने की नकदी पार हुई? 2.5 लाख करीब थी। और भी कोई सामान गया? नहीं, और कोई सामान में छेड़छाड़ी नहीं है, बस पैसे की चोरी हुई। तो चोर की कोई पहचान हो पाई? अभी पहचान नहीं आ रहा, याद कर ही रहे हैं, बार-बार फोटो दे। FIR दर्ज करा दी? FIR दर्ज कर रहे हैं और ये अभी प्रोसेस में? हाँ, अभी प्रोसेस। थानागाजी कस्बा सहित अलवर मार्ग पर आज स्कूल खेल मैदान पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। करीब 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्कूल खेल मैदान पर किरोड़ी मीणा ने जनता की समस्या सुनी। उन्होंने थानागाजी विधायक कांति मीणा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि थानागाजी की जनता की समस्या सुनने के लिए विधायक को आना चाहिए था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने जनता की मांगों को पूरा नहीं करना, कजरिया कंपनी के द्वारा स्थानीय मजदूरों को नौकरी पर नहीं लगाना, सरिस्का क्षेत्र में बसे लोगों की जमीनों की रजिस्ट्री नहीं करना, विद्युत कनेक्शन नहीं देना, आवासीय मकान नहीं बनाने देना सहित अनेक मुद्दों पर संबोधित किया। संबोधन के पश्चात किरोड़ी मीणा 20 मिनट के भाषण के पश्चात सरिस्का के लिए रवाना हो गए। वे प्रशासन को अल्टीमेट दिया कि वह या तो मांग पूरी करे अन्यथा आंदोलन को तैयार रखे।
किशनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम इस्लामपुर में एक ही परिवार के दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर तलवारें चल गई। इसमें दोनों पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल सुभाष चंद्र ने बताया कि उसी के परिवार के रोशन लाल, गुरुदयाल, बाबूलाल सहित आधा दर्जन लोगों ने गाली गलौज के विवाद को लेकर उनके पिता पर हमला कर दिया, जिसमें उनके पिता चरण सिंह, तेज सिंह, भाई रामकिशन और खुद सुभाष चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें रामकिशन को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सभी को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। क्या हुआ सर? गाली गलौज में झगड़ा हो गया था उधर। कहाँ पर? इस्माइलपुर गांव में। फिर तो उन्होंने वो हमारे जो चाचा के लड़के वो आए थे, हमारे ऊपर पीछे से वार किया धारदार हथियार से। हम 4 भाई घायल हुए उसमें। एक भाई जयपुर रेफर कर दिया। क्या क्या नाम है जो घायल हुए? एक भाई का नाम तो चरण सिंह, एक का तेज सिंह, एक का सुभाष, और जो जयपुर रेफर है उसका नाम रामकिशन। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? नहीं, गाली गलौज के ऊपर ही हुआ था। क्या पुरानी कोई रंजिश थी? पुरानी रंजिश नहीं थी। नहीं, तो फिर किस बात को लेकर? भाई गाली गलौज के ऊपर ही हुआ था। उन्होंने पहले हमारे ऊपर अटैक किया था। कौन ने कर दिया? दिन में किया था उन्होंने, दूसरे पक्ष वालों। क्या नाम है उनके? उनका बाबूलाल, वो है बाबूलाल, टेकम, रिंकू, रोशन। दोनों क्या रिश्तेदारी है क्या आपकी? नहीं, काकताऊ में ये सब। अस्पताल में एडमिट? हाँ। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 988751। खेतान पॉलिटेक्निक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। श्री राजऋषि अभ्य समाज रंगमंच पर 23 सितंबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजऋषि अभ्य समाज जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के कारण 2 वर्षों से रामलीला का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन अब 23 सितंबर से रामलीला आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि रामलीला में राम का अभिनय प्रेरित, लक्ष्मण का कृष्णा, भरत का मोहित, शत्रुघ्न का तमन्वय व सीता का अभिनव यश करेंगे, जो अपनी तैयारियां निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। इस बार कई कलाकार बिल्कुल नए हैं, जैसे कंबुज श्री ऋषि सुमंत का अभिनय करने वाले दीपक पंडित, महिला कलाकार विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाएंगी। केकई का मीनाक्षी, दक्ष की रानी कुमारी भारती, तारा का अभिनय कुमारी संजना, सुमित्रा का अभिनय
कुमारी श्रुति व स्वरूप सुपनखा का अभिनय यामिनी करेंगी। दक्ष का अभिनय कर रहे इंजीनियर अंकित विश्वमित्र व बाली का अभिनय वेद प्रकाश करेंगे और शेष पुराने कलाकार अपना अभिनय करेंगे। संगीत में कुमारी गरिमा रामलीला व नाटक के गीतों की तैयारियां कर रही है। 7 अक्टूबर से होने वाले नाटक राजा भर्तृ की तैयारी अभी चरम सीमा पर है। प्रभु की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से इस वर्ष 107वें वर्ष की रामलीला श्री राजर्षि अभय समाज रामलीला मैदान में रंगमंच पर, रामलीला मंच पर 23 सितंबर से आरंभ होने जा रही है। रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच रामलीला पूरी हो जाती है और उद्घाटन समारोह में हमारे अलवर की यशस्वी पुलिस अधीक्षक श्रीमती तेजस्विनी गौतम जी मुख्य अतिथि रहेंगी। श्री जितेंद्र सिंह नरूका जिला रसद अधिकारी और श्री मनोज चाचान इसमें विशिष्ट अतिथि रहेंगे। रामलीला प्रदर्शन नए परिवेश में, नए पात्रों के साथ, नए दृश्यों के साथ प्रदर्शित होने जा रहा है। कल 21 तारीख को बुधवार को सुबह भगवान गणेश जी के मंदिर पर जाकर गणेश जी को निमंत्रण दिया जाएगा। मंच पर पूजन किया जाएगा। ड्रॉप जो ध्वज लगाया जाता है वो लगेगा और ड्रॉप का जो है वो पूजन किया जाएगा, ड्रॉप चढ़ाया जाएगा और रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हो जाएगा। 22 तारीख को पाठ पूरा होगा और फिर उसके बाद 23 तारीख की शाम से ये रामलीला का प्रदर्शन शुरू होगा। 7 अक्टूबर से 63वें वर्ष का श्री योगीराज महाराजा भर्तृहरि का नाटक शुरू होगा और नाटक के लिए एक विशेष योजना हमने इस बार सोची है, तैयार की है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा नई पीढ़ी और किशोर अवस्था के बालकों तक वो संस्कार जाएं, इसलिए स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 7 दिन तक 50% की छूट टिकट में देकर नाटक दिखाने का हमने योजना निश्चित की है। इससे नई पीढ़ी में संस्कार का विस्तार हो और संस्कार बढ़ें। नाटक में शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि हम 1994 से रामलीला निःशुल्क दिखा रहे हैं, वो भी कुर्सी पर आदरपूर्वक बिठाकर दिखा रहे हैं और रामलीला पूरी होने पर जैसे कथा के बाद प्रसाद वितरित होता है ऐसे हर दर्शक को प्रसाद वितरण करते हैं और टेंट, लाइट, माइक, बिजली, आर्टिस्ट सबका खर्चा तो होता ही है। भिवाड़ी में यूआईडी के सेक्टर 1 से 9 तक के बाशिंदे इन दिनों बंदरों के आतंक से बहुत परेशान हैं। उछल कूद करके घूम रहे ये बंदर अभी तक करीब 150 लोगों को घायल कर चुके हैं। 1.5 साल पहले नगर परिषद ने इन बंदरों के आतंक को देखते हुए टेंडर देकर इन्हें पकड़वाने का काम किया था, लेकिन करीब 1.5 साल से ना तो किसी को टेंडर दिया गया है और ना ही इन बंदरों को पकड़ा गया है, जिससे इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी समस्या को लेकर आज भिवाड़ी के पार्षद नगर परिषद पहुंचे और समस्या के समाधान के लिए आयुक्त रामकिशोर मेहता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गत 2 सालों में भिवाड़ी के अंदर बंदरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आए दिन लोगों को घायल करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, बर्तनों को उठा ले जाते हैं, पानी की नालियों को छत विचित कर देते हैं, घरों के ऊपर लगी टंकियों के ढक्कन तोड़ डालते हैं। इनको भगाने का प्रयास किया जाता है तो ये हमला कर देते हैं। अभी तक करीब 150 लोगों को हमला कर घायल कर चुके हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद को अभी तक करीब 10 बार लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्षदों के द्वारा नगर परिषद आयुक्त को 3 दिन का समय दिया गया। 3 दिन के बाद बंदरों को पकड़ने का काम नहीं किया गया तो सभी पार्षद मिलकर नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर परिषद के आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि गत वर्ष भी टेंडर देने का प्रयास किया गया था, लेकिन टेंडर लेने के लिए कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। दोबारा से टेंडर की प्रक्रिया चालू की जाएगी और सप्ताह भर में टेंडर देकर बंदरों को पकड़वाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान पार्षद किशन नगर, पार्षद बाला देवी
यादवी, पार्षद निहाल सिंह यादव, पार्षद भाग्यवती यादव, पार्षद रामचंद्र व जीत सिंह उपस्थित रहे। इसकी शिकायत पहले भी हमें प्राप्त हुई थी। उसका टेंडर 3 बार हमने जारी किया, लेकिन कोई भी संवेदक भाग नहीं ले पाया उसमें। उसके बाद में चौथी बार जो टेंडर किया था, उसके बाद एक संवेदक आया था। एक संवेदक होने की वजह से उसने रेट भी ज़्यादा डाली थी टेंडर में, वो ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उसको वर्क ऑर्डर देना। तो बंदरों की तरफ से कई लोग घायल भी हो चुके हैं, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। उसके लिए हमने कई बार टेंडर लगाया। अब वापस तुरंत टेंडर अभी आज लगा देंगे, और कोई संवेदक अगर रेट कम प्रस्तुत करता है उसको वर्क ऑर्डर देकर तुरंत कार्य चलेगा। कोई बंदरों को टेंडर नहीं किया है, और यूआईटी के जितने भी सेक्टर हैं 1 से लेकर 2 तक विशेष तौर पर जो है जनता परेशान है बंदरों से। तकरीबन 100 से 150 लोगों को यूआईटी में काट चुके हैं, फ्रैक्चर हुए हैं, लोगों को 9 महीने से 4 महीने के लोग पड़े हुए हैं। कोई जनहानि ना हो, ईश्वर से यही दुआ है। और नगर परिषद से आज हम लेकर के आए हैं कि या तो 3 दिन के अंदर आप जो है कोई कार्रवाई करें इसके अंदर, अन्यथा हम अनशन पर बैठेंगे। ये बंदर आते कहाँ से? बंदर यहाँ भिवाड़ी में काफी है, पर इनकी तादाद जो है प्रत्येक 6 महीने में डबल हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो कितने दिन से? पिछले 1.5 साल से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले 1.5 साल पहले बंदरों को पकड़ा भी गया था नगर परिषद से, लेकिन 1.5 सालों में कोई भी कार्रवाई नहीं। तो आप लोगों ने उससे पहले है कोई एप्लीकेशन लगाई नगर परिषद? तकरीबन 10 बार तो मैं लिखित तौर पर दे चुका हूँ, मौखिक तौर पर तो पता नहीं कितने बार इनसे कह चुके हैं, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों के कामों पर नहीं रह रही है, तो इस पर कार्रवाई नहीं। बंदरों को पकड़ने के लिए क्या निश्चित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया गया है? हफ्ते भर का समय मांगा है इन्होंने, हफ्ते भर के अंदर हम टेंडर कर देंगे, जो है इनकी पकड़वाने की व्यवस्था करेंगे। अगर हफ्ते भर में अगर इन्होंने नहीं किया है तो फिर हमें मजबूरीवश जो है आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हमें काबिज किया है, बैठाया है, उन पर हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। नगर परिषद की कार्यप्रणाली इसके लिए कोई टेंडर की मांग की है क्या? हाँ, हफ्ते भर के लिए उन्होंने बोला हफ्ते भर के अंदर टेंडर कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई जो है टेंडर लेने के लिए कोई आदमी नहीं आ रहा, तो हम इन सभी ने मिलकर के जो है उसकी व्यवस्था की है। इनको बता भी दिया कि ये जो है टेंडर लेगा। अब उस पर भी अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी तरफ से 3 दिन का टाइम दिया गया है। हमने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन के अंदर जो है आप कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, अन्यथा हम धरने पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे। तो माने कि 3 दिन बाद आप धरने पर बैठोगे? नहीं, अब हफ्ते भर का इन्होंने समय मांगा है हमसे, बस हफ्ते भर के अंदर हम टेंडर कर देंगे। अगर हफ्ते भर के अंदर टेंडर नहीं हुआ, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई बंदरों पर, तो फिर अपन अनशन पर बैठेंगे। ठीक, धन्यवाद। अलवर नगर बगीचे में आज जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था डाइट की ओर से अलवर के सेलेक्टेड लैब स्कूल के अध्यापकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और ईवीएस विषय के शिक्षकों ने भाग लिया। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मिशन भारत व क्वालिटी एजुकेशन के विकास पर विस्तृत चर्चा की गई और इस सभी शिक्षकों ने भाग लिया। नंगली बंजारिका के व्याख्याता रोहिताश सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण में शिक्षा नीति पर चिंतन किया गया और शिक्षक स्वतंत्र होकर वर्डन लेस शिक्षा को पढ़ाएं और क्वालिटी शिक्षा पर ध्यान दें, तकनीकी संसाधनों का उपयोग बच्चों को कर शिक्षा का ज्ञान दें। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट अलवर के तत्वावधान में जो हमारे अलवर जिले के सेलेक्टेड लैब स्कूल हैं, उनमें हिंदी और अंग्रेजी, ईवीएस और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनकी 1 दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें हमारा विशेष फोकस रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क राजस्थान के संदर्भ में। तीसरा है हमारा FLN जो वो मिशन भारत में क्वालिटी एजुकेशन का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है हमारे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, उस पर। और 4th जो हमारा SIQ है, जिसके द्वारा हम क्वालिटी एजुकेशन के कॉन्सेप्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को लेकर के विस्तृत विवेचन करेंगे, जिसमें हम विशेष फोकस रहेगा कि बच्चों को स्वतंत्र होकर के
एक बर्डनलेस स्कूल है, उसमें एंजॉयफुल लर्निंग, क्वालिटी एजुकेशन को हम एक्टिविटी बेस्ड बना करके और शिक्षण कराएं हर विषय में, चाहे वो हमारा हिंदी विषय हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो या ईवीएस हो। इन सारे तौर तरीकों पर, इन सारे पेडागोजी पर, इन सारे टेक्निक्स पर आज इन सभी साथी शिक्षकों के साथ में हमारी 1 दिवसीय कार्यशाला है। इसमें अपेक्षा करते हैं कि ये यहाँ से प्रशिक्षण उपरांत अपने विद्यालयों में उन सारी टेक्निक्स का अनुप्रयोग करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं रोहतान सिंह नरूका, लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगला बंजीर का पंचायत समिति। भारत विकास परिषद की ओर से शहर के सामान्य चिकित्सालय स्थित आईएमए हॉल में भारत को जानो विषय पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। भारत विकास परिषद के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि बच्चों में संस्कृति का ज्ञान कराने, भारत में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर भारत विकास परिषद इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। आज शाखा स्तर पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बच्चे 9 अक्टूबर को प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर कुमकुम कपूर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद एक राजनीतिक सांस्कृतिक सेवाभावी संगठन है। ये संस्कार और सेवा के कार्य नियमित कर रहा है। हमारे संस्कार के जो कार्य हैं उसमें से एक भारत को जानो प्रतियोगिता भी है। भारत को जानो प्रतियोगिता का उद्देश्य ये है कि हमारे जो गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, हमारे भारत की गौरवशाली परंपराएं हैं, गौरवशाली संस्कृति है, उसके बारे में स्कूलों के विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करें। और उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत विकास परिषद की ओर से एक पुस्तक भारत को जानो छपवाई गई है, प्रकाशित की गई है और उसका मूल्य 50 रुपये रखा गया है। प्रति वर्ष करीब 5000 विद्यालयों से 50 लाख के करीब जो है विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और ये 3 चरणों में होती है, शाखा स्तर पर, उसके बाद प्रांतीय स्तर पर और उसके बाद रीजन और राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। ये शाखा स्तर पर कार्यक्रम है और 9 अक्टूबर को प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता जो है भिवाड़ी में आयोजित होगी। इसमें जो प्रथम जो टीम आएगी वो जो है भिवाड़ी में भाग लेगी। क्या नाम है? मैं डॉक्टर के गुप्ता, उत्तर पश्चिम रीजन संरक्षक, भारत विकास परिषद। कठुमर उपखंड के ग्राम गंजपुर निवासी 70 वर्षीय मंगल राम गुप्ता आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। उनका सहारा बने कठुमर तहसील के ग्राम नूरपुर के नवयुवक, जिन्होंने बुजुर्ग को सोशल मीडिया के सहारे चंदा इकट्ठा कर आर्थिक मदद की एक नई जिंदगी की शुरुआत करवाई। नूरपुर निवासी तेजवीर चौधरी ने बताया कि 70 वर्षीय मंगल राम गुप्ता अपने जीवन में संघर्ष करते हुए गाँव में एक छोटे से किराने की दुकान चलाते हैं, जिससे कि उनका सुबह शाम का घर का चूल्हा जलता है। मंगल राम के एक ही पुत्र पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और पत्नी भी 1 माह से कैंसर से संघर्ष करती हुई देवलोक गमन कर गई। विपरीत परिस्थितियों में भी मंगल राम स्वयं तथा अपने एक नाती का बेटा पालने के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान के साथ सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। संघर्षों के बीच बीते रविवार 18 सितंबर को असामाजिक तत्वों ने उनकी दुकान में आग लगा दी, जिसके चलते ये व्यक्ति आर्थिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी टूट गया और उनका आजीविका चलाने का कोई सहारा नहीं बचा। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक मदद के लिए ग्राम नूरपुर तहसील कठुमर जिला अलवर के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के सहयोग से नर सेवा नारायण सेवा का भाव रखते हुए मदद करने की अपील की। अपील के माध्यम से 1,05,521 रुपए की राशि प्राप्त से नवयुवक द्वारा पीड़ित की आर्थिक मदद की गई। इस आर्थिक मदद से पीड़ित के दोबारा रोजी रोटी के सहारों को स्थापित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह युवा संगठन पूर्व में भी इसी तरह पीड़ितों की मदद कर चुका है। यहाँ आज का युवा एक तरफ सोशल मीडिया पर दुरुपयोग करके अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वहीं ऐसे युवा आदर्श समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत है। मैं मंगल राम गुप्ता बोल रहा हूँ सर। मामा साहब मुझे 1,05,521 रुपये प्राप्त हुए, भगवान इन्हें बढ़िया से सबसे ज्यादा। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता,
रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। टपुकड़ा कस्बे के सीएससी में 16 सितंबर को डिलीवरी के दौरान नर्सिंग स्टाफ द्वारा महिला से अवैध वसूली मामले की जांच के लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई। जांच टीम में मंगलवार को कस्बे के सीएससी पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि टपुकड़ा सीएससी में डिलीवरी के दौरान अवैध रूप से पैसे लेने के मामले में संज्ञान लेते हुए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा डॉक्टर मनोज कुमार यादव द्वारा एक टीम को गठित किया गया, जिसमें डॉक्टर एस के गुप्ता कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रसूता विभाग राजकीय उप जिला अस्पताल भिवाड़ी, महेंद्र सिंह बीपीएम, डॉक्टर मनमोहन गुजर चिकित्सा प्रभारी पीएससी इंदौर, राजेश कुमारी नर्सिंग स्टाफ कारोली ने टपुकड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मामले की जांच की, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को दी जाएगी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार आज कमेटी बनाई गई है, जिसमें कमेटी द्वारा जांच करी जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जांच में क्या मिला? अभी जांच जारी है, अभी सभी के बयान लिए जा रहे हैं। जांच में जैसा भी आएगा, जो भी कमेटी डिसीजन लेगी, उसके आधार पर जो भी दोषी साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। खैरतल कस्बे में आगामी 2 अक्टूबर रविवार की शाम को होटल ग्रीनलैंड में महानगरों की तर्ज पर भव्य डांडिया नाइट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कार्यक्रम के संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि डांडिया नाइट में अभी तक करीबन 250 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला निरंतर जारी है। संयोजक शर्मा ने बताया कि खैरतल के इतिहास में पहली बार ऐसा भव्य डांडिया उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें महानगरों की तर्ज पर आकर्षक रंग बिरंगी साउंडेड लाइटें, लाइव ढोल, लाइव नॉन स्टॉप म्यूजिक, गेम जोन, खान पान की आकर्षक स्टॉलें, प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा फोटोशूट सहित मनोरंजन के अनेक संसाधन उपलब्ध रहेंगे। वहीं मशहूर कोरियोग्राफर व एंकर भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। संयोजक शर्मा ने बताया कि डांडिया नाइट कार्यक्रम में कपल व फैमिली दोनों ही एंट्री है। इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रतिभागियों को कार्यक्रम में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मशहूर कोरियोग्राफर द्वारा 25 से 30 सितंबर तक डांडिया की निःशुल्क क्लासेस भी दी जाएंगी। कार्यक्रम डांडिया क्वीन, डांडिया किंग, डांडिया जोड़ी, नंबर 1 सहित अन्य लकी ड्रॉ, बेस्ट ड्रेस सहित अनेक प्राइजेस प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं होटल ग्रीनलैंड में। होटल ग्रीनलैंड परिवार की ओर से आगामी 2 अक्टूबर को डांडिया नाइट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें डांडिया नाइट में पार्टिसिपेशन को लेकर काफी उत्साह है लोगों में। और इस कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियां होगी, कैसे क्या आयोजित की जा रही है डांडिया नाइट और क्या तैयारियां चल रही है, इससे संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हिमांशु शर्मा जी,
जो बताएंगे कि डांडिया नाइट में किस तरीके से क्या चल रहा है और क्या क्या फीचर्स रहेंगे। लोगों को आकर्षक तरीके से महानगरों की तर्ज पर ऐसा एहसास होगा कि वो डांडिया में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जयपुर या दिल्ली या मुंबई में। बात करते हैं हिमांशु शर्मा जी से। जी हिमांशु जी बताइए कैसे क्या। होटल ग्रीनलैंड ऑर्गेनाइज कर रहा है डांडिया नाइट, जिसमें आसपास के लोग एक एंजॉयमेंट के लिए वंचित रह जाते थे, जिन्हें एक सोशल गैदरिंग करने का, लोगों से मिल जुलने का, साथ में कोई त्योहार फेस्टिवल मनाने का समय नहीं मिल पाता था। सब लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी थे। तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग डेकोरेशन रहेगी, जो पूरा डांडिया थीम की तरह रहेगी, और इसके अंदर प्रॉपर डीजे सेटअप रहेगा, लाइव ढोल रहेगा, जिससे लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डांस के लिए प्रॉपर हमारे पास प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो लोगों को डांडिया सिखा भी रहे हैं साथ ही साथ। और फूड का प्रॉपर स्टॉल रहेगा, जिसके अंदर लोग अपना खाने का काफी सारा अच्छा मेन्यू रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें खाने को मिलेगी, बच्चों को भी बड़ों को भी। और इसके साथ साथ ही हम स्पेशल नवरात्रि फूड का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर जो लोग व्रत करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल नवरात्रि फूड भी अवेलेबल कराया जाएगा मेन्यू पर। और प्रॉपर फोटो शूट होगा, लाइक कि आप अपने ग्रुप फोटो ले सकते हैं, अपनी फैमिली फोटो ले सकते हैं, कपल फोटो ले सकते हैं। उसके लिए भी हमने प्रोफेशनल टीम बुलाई हुई है कैमरामैन की, जो पूरे इवेंट को कवर करेंगे और लोगों तक वो फोटोग्राफ पहुंचाएंगे। तो इसके लिए अपन ने जो 499 रुपए की फीस रखी है 20 तारीख तक पर पर्सन में, जिसमें एक इंडिविजुअल आदमी होता है और 10 साल के बच्चे उन्हीं के साथ है, अपने पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ। और इसके स्पेशल ऑफर आज ही 20 तारीख तक के लिए है, और इसमें सिर्फ कपल्स और फैमिली उपलब्ध करा रहे हैं। तो हिमांशु जी, ऐसा ही डांडिया का कार्यक्रम कस्बे में और भी 1-2-3 संस्थाएं करवा रही है, तो क्या कुछ ऐसा स्पेशल रहेगा अपने कार्यक्रम में जो कि वहां नहीं मिलेगा? हमारा जो आयोजन करा रहे हैं उसके अंदर लोग खुद एंजॉयमेंट करेंगे, लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम देंगे, लोगों को एंजॉयमेंट रहेगा। और इसके लिए प्रोफेशनल हमने डीजे सेटअप कर रखा है और काफी बड़े एरिया में कर रहे हैं, जिसके लिए सबको अपना समय मिले अपने परिवार के साथ। और एक काफी ग्रुप भी है जो जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। काफी बिजनेस ग्रुप्स है जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता था, लेकिन वो स्पेशली इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट। सुना है कि इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आप निःशुल्क 7 डेज के लिए क्लासेस भी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। जिन लोगों को डांडिया खेलने का शौक है या जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी पैकेज के इंक्लूड है, जिसमें आपको आपकी जगह पे कोरियोग्राफर आपको डांस अपने ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ और अपने कपल के साथ डांसेस सिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, जिन्होंने बताया कि इस डांडिया नाइट की तैयारियों को लेकर 7 दिन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी कोरियोग्राफर की ओर से दिया जा रहा है। इसके अलावा डांडिया नाइट में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो इस तरह आयोजित किए जाएंगे जैसे आप जयपुर, दिल्ली, मुंबई में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लाइव ढोल, आकर्षक लाइटिंग्स, डीजे, म्यूजिक, खान पान इत्यादि अनेक प्रकार की स्टॉलें और आकर्षण के केंद्र यहाँ डांडिया नाइट में रहेंगे। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनियम एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गुरुवार 15 सितंबर इंजीनियर्स डे के शपथ ग्रहण दिन समारोह होटल मैरियट जयपुर में संपन्न हुआ। एग्जीक्यूटिव मेंबर अजय शर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम जीपी शर्मा द्वारा अध्यक्ष पद की शपथ ली गई। उसके अलावा प्रयागराज विजय वर्गीय, उपाध्यक्ष सचिन गोयल, महासचिव सुरेंद्र शेखावत, संयुक्त सचिव अरविंद गुप्ता को कोषाध्यक्ष की शपथ दिलाई। इसके अलावा अन्य 15 कार्यकारिणी सदस्यों को भी अन्य शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री खाद्य व नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले राजस्थान सरकार द्वारा दिलवाई गई। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि एनके जैन, अध्यक्ष द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान नीलेश अग्रवाल, महासचिव यूक्री एवं अध्यक्ष सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संजय कोठारी, प्रख्यात आर्किटेक्ट सैयद मशकूर अली, प्रधानाचार्य रामचंद्र खेतान, पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर अशोक शर्मा, एल्यूमिनियम एंड उद्योगपति व कार्यक्रम के प्रायोजक उपस्थित रहे।
बढ़े। कार्यक्रम में कॉलेज के 5 पूर्व छात्रों धर्मेंद्र शर्मा, अनिल गर्ग, अशोक शर्मा, हितेंद्र यादव, अरुण शर्मा को प्राइड ऑफ कपचका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव को भी सम्मानित किया गया। अध्यक्ष जीपी शर्मा ने अपने संबोधन में एसोसिएशन द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया तथा एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में इंजीनियर्स डे के मौके पर केक काटा गया। होप सर्कस शहर का हृदय स्थल होते हुए भी काफी समय से बदहाली की स्थिति में है और इसकी दुर्दशा से व्यथित होकर शहर के एक युवा मनीष दुरेजा ने लोगों को इसकी बेहतरी के लिए जागरूक करना शुरू किया। मनीष दुरेजा ने बताया कि कुछ माह पहले एक परिचित के अलवर आगमन पर वे उनके साथ होप सर्कस ऊपर स्थित सियाराम मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन होप सर्कस इमारत की दुर्दशा देखकर उनका मन व्यथित हो उठा कि शहर के मध्य ऐतिहासिक इमारत की इतनी बदहाली क्यों। उन्होंने होप सर्कस की स्थिति सुधारने और लोगों को इस दिशा में जागरूक करने हर महीने सुंदरकांड पाठ करवाना शुरू किया, जिससे लोग होप सर्कस पर ऊपर आना शुरू करें और उनका जुड़ाव हो सके। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलना शुरू किया ताकि होप सर्कस पर सफाई, लाइट की व्यवस्था और इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो सके। ट्विटर के माध्यम से जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को इस दिशा में सूचित किया गया। इसके बाद उन्होंने होप सर्कस का निरीक्षण भी किया। काफी प्रयासों के बाद अब होप सर्कस पर नगर परिषद द्वारा 4 लाइट लगाई गई है और आगे मरम्मत के कार्य जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया गया। लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई और वे मंदिर की बेहतर व्यवस्था के लिए लाइट, पंखे, दरी आदि कहकर सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ जन सहयोग से होप सर्कस के ऊपर सुंदर फूलों के पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई है, जिससे लोग अपनी तरफ से पौधे के गमले दे रहे हैं, जिससे शहर के मध्य स्थित होप सर्कस इन पौधों के लगने से एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत दिखाई देगा। पर्यटक यहाँ आए तो उन्हें खूबसूरत सुगंधित वातावरण मिले और वे अलवर की अच्छी यादें लेकर जाएं। इस मुहिम से अमित विजय, जयंत थरेजा, रोहित गोयल, अनिल गुप्ता, नमित जैन, मनीष दुरेजा, इंद्र दुनेजा, विनोद जुनेजा, राकेश भाटिया, सतीश अरोड़ा, तिलक चावला, मनीष शर्मा, मनोज सिंगल, संजय दीक्षित, राकेश अरुण, मुकेश पांचाल, सौरभ गुप्ता व आशीष अरोड़ा आदि युवा सहयोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय भार्गव सभा के कार्य समिति की बैठक का आयोजन भार्गव आश्रम विकास पथ जग निर्मल सभागार अलवर में संपन्न हुआ। बैठक में अखिल भारतीय भार्गव सभा के देश के अलग अलग राज्यों से आए भार्गव समाज के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर अलवर भार्गव सभा द्वारा अध्यक्ष विनोद भार्गव, सचिव चयन भार्गव, भार्गव महिला सभा अलवर की अध्यक्ष ब्रजवेश्वरी भार्गव सहित आदि सभी ने आगंतुकों का फूल मालाओं व तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं अखिल भारतीय भार्गव सभा के उप प्रधान दिनेश भार्गव ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार आगंतुकों का साफा बांधकर स्वागत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन अमिता भार्गव ने किया। 2 दिवसीय बैठक में विभिन्न सत्रों में विभिन्न विषयों पर समाज के पदाधिकारियों व विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। अखिल भारतीय भार्गव सभा के समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में समाज में विधवा, परित्यक्त, बेसहारा बच्चे व वृद्धों के जीवन यापन के लिए कल्याणकारी योजनाओं का समाज द्वारा ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। ग्लोबल महिला भार्गव सभा की अध्यक्षता रेणु भार्गव कानपुर ने की। सत्र में समाज की महिलाओं को भी शिक्षा व रोजगार में पर्याप्त भागीदारी के लिए विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए। अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ के सत्र में युवाओं को शिक्षा में सहायता व रोजगार में सहायता पर चर्चा की गई। युवाओं की समाज में आवश्यक भागीदारी के लिए सदस्यता अभियान पुनः चलाने का मंथन किया गया। अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ की अध्यक्षता हेमंत भार्गव जयपुर में की। बैठक में अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा विगत वर्षों के आय व्यय का अनुमोदन किया गया। आगामी वर्ष के लक्ष्य व योजना पूर्णों का आकलन किया गया। सचिव चयन भार्गव ने बैठक में पधारे सभी समाज पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अलवर का इतिहास व भृगु वंश का अलवर में सक्रिय योगदान इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर अखिल भारतीय भार्गव सभा के प्रधान नरेश भार्गव, प्रधान सचिव HN भार्गव, उप प्रधान दिनेश भार्गव, अलवर सुभाष भार्गव, अहमदाबाद राकेश भार्गव, ऑस्ट्रेलिया गिरीश भार्गव, लखनऊ सुरेंद्र नाथ व प्रमोद भार्गव, जोधपुर सहित अधिक अधिकारी मौजूद रहे। अलवर भार्गव सभा के पदाधिकारी प्रदीप भार्गव, रामबाबू भार्गव, सुरेश भार्गव, कपिल भार्गव, रमेश भार्गव, हरीश भार्गव, अंकुर भार्गव, मदन लाल भार्गव आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 दिवसीय बैठक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अलवर भार्गव सभा की प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें प्रियंका भार्गव, श्वेता भार्गव, अंकिता भार्गव, दीपशाखा भार्गव, प्रियंका भार्गव, पवित्रा भार्गव, मेघना भार्गव, परिधि भार्गव, निष्ठा भार्गव आदि प्रतिभागी विजेता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नरेश भार्गव ने अखिल भारतीय भार्गव समाज का 133वां वार्षिक अधिवेशन 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जोधपुर में आयोजित होने की जानकारी दी। अलवर में सर्किट हाउस में आए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरिस्का में हो रहे अतिक्रमण व अवैध कब्जे को लेकर खनन माफियाओं के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। यह रैली भर्तरी मोड़ से पांडुपोल होते हुए थानागाजी जाएगी। अलवर राजस्थान से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने फिर 13 साल बाद सरिस्का बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। यह आंदोलन 20 सितंबर को थानागाजी से शुरू होगा। यह जानकारी आज उन्होंने शाम को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरिस्का अलवर की सबसे बड़ी पहचान है। जब वे 2 साल से लोकसभा सदस्य थे तब सरिस्का में काफी गड़बड़ झाले थे। अलवर जिले का थानागाजी 2 संसदीय क्षेत्र में आता है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2009 को सरिस्का बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, फिर 13 साल बाद वही नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को थानागाजी में सुबह 10 बजे सभा होगी, जिसमें उम्मीद जताई कि 15,000 लोग शामिल होंगे। उसके बाद 11 बजे सरिस्का के लिए अपने समर्थकों के साथ पैदल कूच करेंगे, जो सरिस्का गेट से पांडुपोल रास्ते पर पहुंचेगी। और उन्होंने बताया कि यह प्रतीकात्मक है, जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाएगा और यह पैदल कूच पूरी गांधीवादी तरीके से होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेंचुरी क्षेत्र में सरिस्का के अधिकारियों ने और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, होटल बनी हुई है और सरिस्का का स्वरूप पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ होटल अवैध रूप से बन रही हैं, कुछ निर्माणाधीन है और कुछ अफसरों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अवैध फार्म हाउस बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी फॉरेस्ट लैंड की रजिस्ट्री की जा रही है और यहाँ तक कि अवैध खनन भी किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले यह बात सामने आई कि टाइगर की मूंछों के बाल निकाल लिए गए, सांबर के सींगों के झूले लगाए गए। यह वाइल्ड लाइफ एक्ट का खुला उल्लंघन है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 और 10 में वन्य जीवियों से पशु हानि का सरिस्का प्रशासन द्वारा राशि दी जाती थी, जो पर्याप्त नहीं है। पशु और महंगे हो गए क्योंकि किसानों को इनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि गांव जो सरिस्का में गांव विस्थापित होने वाले हैं, उनकी 50 लाख से कम मुआवजा राशि होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस तरह हरियाणा सरकार ने 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी का देने का विधायक विधानसभा ने पास किया, उसी तरह राजस्थान सरकार को भी राजस्थान के युवाओं को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का बिल पास करना चाहिए। जिला अलवर में राजस्थान की शान, देश की शान जो सरिस्का सेंचुरी है, उसकी वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है। ढेर सारी अवैध होटल बन रही हैं। ढेर सारे अधिकारियों ने, विशेषकर वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके फार्म हाउस बना दिए, होटलें बना डाली। सुप्रीम कोर्ट का 1995 के निर्णय है कि इसके इर्द गिर्द कोई खाने नहीं चलेंगी। उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारियों ने सीटीओ जारी कर अवैध खनन कराया जा रहा है। कैचमेंट एरिया में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन मानसरोवर बांध में एक बड़ी होटल बन गई और अमन बाग बिल्कुल
पानी के डाउन स्ट्रीम में बना दी, कैचमेंट एरिया पे कब्जा कर लिया, वन भूमि पे कब्जा है, खातेदारों की जमीन पे कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है। ऐसा जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध माइनिंग हो रही है, और दूसरी तरफ गांव वाले पशु चरा नहीं सकते। अभी तक पूरा डिमार्केशन भी इसका नहीं किया गया, और गांव के व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग आके वन विभाग से एनओसी लेकर राजस्व विभाग अधिकारियों से मिली भगत करके बड़े पैमाने पर जमीनों की रजिस्ट्री कर रहे हैं। जैसे गणेशपुरा का मैंने बताया, वहां 160 बीघा जमीन जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बैन है, एनजीटी का बैन है, क्लियर कट प्रतिबंध होने के बावजूद भी वो जमीन का हस्तांतरण कर दिया गया। दूसरी कुछ लेबर की समस्या है, मजदूरों की, कुछ बेरोजगारों की समस्या है। इन मांगों को लेकर कल हम 11 बजे थानागाजी में इकट्ठे होंगे और वहां से सरिस्का सेंचुरी में प्रवेश करेंगे, हजारों लोगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और हम भरोसा करेंगे कि सरकार जो ज्ञापन मैंने तैयार किया है उस पर वहां के लोगों से चर्चा करके उसका कोई न कोई समाधान निकालेगी, वरना एक तय तारीख देकर बड़ा आंदोलन किया जाए। अलवर नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और नगर आयुक्त धर्मपाल जाट ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ सोमवार को शहर के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्यों और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सभापति और आयुक्त ने सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण कर नियमित सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभापति और आयुक्त ने शिवाजी पार्क स्थित रामलीला मैदान में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी जर्जर दीवारों के मरम्मत के निर्देश निर्माण शाखा से जुड़े अधिकारियों को दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र, सहायक अभियंता नवीन मीणा, नरेंद्र शर्मा, कनिष्ठ अभियंता कीर्ति विजय सहित मुख्य सफाई निरीक्षक लक्ष्मण मीणा व विभिन्न सेक्टरों के सफाई निरीक्षक मौजूद रहे। स्पीक मेक के ओर से आयोजित कार्यक्रम में गोडक हिंदी बांसुरी वादक अलवर आए। उन्होंने कहा कि परंपरा को पीढ़ी को बढ़ाना चाहिए। खाती नामी बांसुरी वादक ने लॉर्ड यूनिवर्सिटी और कला भारती के रंगमंच पर बांसुरी वादन किया। मंच संचालन कर रहे प्रदीप प्रसन्ना ने जाने माने कवि लेखक स्वर्गीय वैद्य रमेश उपाध्याय बांसुरी को याद किया। यूनिवर्सिटी में आप आए हैं बांसुरी को लेकर, और ये बहुत सम्मानीय एक वाद्य यंत्र है, भारतीय हमारी परंपरा के अनुसार बहुत सम्मान है। तो आप सर क्या कॉलेज के बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? सर आज का आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत साल पुराने ये है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संगीत सुनना चाहिए, रागों के बारे में समझना चाहिए। और ये बहुत प्राचीन परंपरा है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हजारों साल पुरानी हमारी ये जो विरासत है बरकरार रखना, आगे बढ़ाना इन बच्चों का काम है। उनको मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ बच्चे सीखें शास्त्रीय संगीत, ज़्यादा से ज़्यादा सुने और समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में आज का सफल मंच संचालन करने वाले प्रदीप प्रसन्न जी हमारे बीच में हैं, जो कि यहाँ पर लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं। मैं श्रीमान से जानना चाहूँगा कि सर आज का ये स्पीक मेकर का प्रोग्राम जो बांसुरी का रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी जो कि बहुत बड़े कवि रहे हैं, उनके बारे में भी सबको स्मृति कराई, आप बताएं सर। नीरज जी मुझसे बेहतर और अच्छे आप संगीत के जानकार हैं। मैं एक संगीत का श्रोता बहुत अच्छा हूँ और निश्चित रूप से कला की हर विधा से मेरा जुड़ाव है, लगाव है। तो मैं स्वयं भी एक छोटा कलाकार भी हूँ, अपनी जब अवसर मिलता अपनी कला में। यहाँ पर प्रवीण गढ़खंडी जी तो निश्चित रूप से देश की नहीं बल्कि विश्व भर में भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाले एक बड़े बांसुरी वादक हैं, और अलग अलग रागों में उन्होंने बांसुरी का यहाँ पर वादन किया। हालांकि समय कम था, लेकिन ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, इनमें अभी इस तरह के शास्त्रीय संगीत सुनने की
अभ्यास या लय नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह कार्यक्रम और हो। तो बांसुरी के साथ में तबले की संगत बड़ा ही आनंद आ गया। मुझे लगता है लगभग यहाँ जितने लोग बैठे थे उन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन भोजन नहीं करने के बावजूद भी उनके मन में उनके पेट की क्षुधा का आभास नहीं हो रहा था, एक संगीत से तृप्ति का आभास हो रहा था। तो संगीत में आप बेहतर जानते हैं कि वो ताकत है जो अच्छे के पैरों में बेड़ियां बनकर जकड़ देती है। हरिशंकर परसाई ने एक कहा है एक बार कि प्रशंसा एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो चलते व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां बनकर उसे जकड़ देती है। तो मैं समझता हूँ प्रशंसा के साथ साथ में कला भी एक ऐसी ही चीज है जो चलते व्यक्ति को, दौड़ते व्यक्ति को रोकने का प्रयास करती है। और आज यहाँ पर स्पीक मैके के द्वारा ये महनीय कलाकार लॉर्ड्स विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाए, तो लॉर्ड्स विश्वविद्यालय इसके लिए धनी हुआ। और निश्चित रूप से ऐसे ही बेहतर कार्यक्रम आपके माध्यम से, स्पीक मैके के माध्यम से, और हम सबके प्रयास के लिए होते रहें। और आप जैसे सुधीर श्रोता और भी अपने साथ में गुणी श्रोता लाएं तो बेहतर कार्यक्रम हो, ऐसा ही प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर आज का प्रोग्राम स्पीक मैके जो पूरे देश भर में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की धरोहर को, संगीत के धरोहर को बचाए हुए है, आज आपके लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इन बच्चों को कैसा लगा, आपको कैसा लगा? देखिए स्पीक मैके जो है वो 1980 के दशक से है। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दौरान में इस प्रोग्राम को मैं ऑर्गेनाइज करता था, अटेंड करता था, और मुझे उससे भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, पूरे संगीत, कला और साहित्य, इन सबको बचाने का कार्य स्पीक मैके के द्वारा थ्रू आउट भारत में किया जा रहा है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है। अलवर जिले का और एनसीआर का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, उसको आयोजन करने का जो पहला बांसुरी वादक है वो हमारे विश्वविद्यालय में ये आयोजित किया गया। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजन की अनुमति दी, और हमारे छात्र, महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो उसको लेकर इतने उत्साहित हुए और उनमें एक जोश, नया ऊर्जा का संचार हो गया। आप देखिए ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ, और मैं सभी से ये इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए एक अहम कड़ी है, और ये कड़ी है वो निरंतर और आगे बढ़ती जानी चाहिए, जिससे कि भारत एक सर्वोच्च शिखर पे पहुंच सके सांस्कृतिक रूप से और हमारी धरोहर के साथ में, और विश्व रूप भी हो सके। तो ऐसा ही मुझे आपको कहना। सर आपको खुद को, स्वयं को कितना इंटरेस्ट है? सर आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। हाँ सर। तो आपको खुद को कितना इंटरेस्ट है? आप कैसे, किस तरह का संगीत सुनते हैं सर? सर देखिए, मेरे को आज भी जब मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को एकांत चाहिए, तो भारतीय जो सांस्कृतिक और क्लासिकल संगीत है, जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, राग बेस्ड है, वो आज भी सुनना मुझे बहुत पसंद है। और जो आज जिस तरह की प्रस्तुति थी उसमें मतलब आंख बंद करके उसमें डूब गए, उसी के अंदर में जो उतार चढ़ाव थे, पूरे शरीर, पूरा मन और दिमाग शांत हो गया। तो ये हमारे संगीत इतनी बड़ी धरोहर है, आप इसके अंदर पूरा जीवन के जो क्षण है उसको बहुत सर्वोत्तम जी सकते हैं सर। तो इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी युवा पीढ़ी इस धरोहर को समझे, इसको आत्मसात करे और आगे बढ़ाए, जिससे कि ये हमारी संस्कृति आगे की तरफ इन सब चीजों को, बहुमूल्य चीज से वंचित नहीं रह पाए, और ये आगे उन सबको ग्रहण कर सके। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण व्यापार प्रकोष्ठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़े के तहत तीसरे दिन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 1 जगन्नाथ मंदिर पर वैक्सीनेशन और मोटिवेशन कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरूका व विशिष्ट अतिथि सेवा पखवाड़ा के संयोजक प्रमोद विजय, सह संयोजक सीताराम किराड़, भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष महेश खंडेलवाल थे। व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मुकेश विजय ने बताया कि वैक्सीनेशन शिविर में 150 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रथम व द्वितीय और बूस्टर डोज लगाई गई। सभी वैक्सीनेशन करवाने वाले व्यक्तियों को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अलवर दक्षिण की ओर से फ्रूटी और फल वितरित किए गए। जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने अपने उद्बोधन में बताया कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से भारत में निर्मित वैक्सीन द्वारा विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया, जिसका परिणाम है कि हम समस्त भारतवासी पूर्व की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के हर वर्ग तथा
तबके की पीड़ा समझकर उनका निवारण करने के लिए भविष्य की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच से आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बहुत अधिक बढ़ा है। वैक्सीनेशन शिविर में कार्यक्रम संयोजक पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल व अखिलेश गर्ग थे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रवि यादव, व्यापार प्रकोष्ठ के दिनेश खंडेलवाल, अखिलेश गर्ग, अनिल खंडेलवाल, सतीश बड़ाया, मनीष रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष के मदान, राजेंद्र शेखावत, पार्षद कैलाश कोहली, पार्षद अविनाश खंडेलवाल, विश्वेश्वर विजय, शंकर सैनी, रामानुज शर्मा, अमित शर्मा, अनुराग सैनी, अजय कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनियम एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गुरुवार